जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी मैथ्स एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ मॉडल सेट 4 जो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। बिहार दरोगा बीपीएससी के लिए स्पेशलिस्ट है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो 150 का आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, लेकिन विश्लेषण सहित आपको कम से कम 500 क्वेश्चन का हल होगा दोस्तों। तो शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि नए दोस्तों को भी मौका मिल सके। तो शुरुआत करने से दोस्तों पहले मैं एक मोटिवेशन जो हरिवंश राय बच्चन का मोटिवेशन है, उनका कविता है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अगर जो व्यक्ति लहर से डर गया दोस्तों, उसका नौका कभी पार नहीं होता है। लेकिन जो लहरों से डर करके सामना करता है, उसी को नौका पार होता है दोस्तों। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक नन्ही चींटी से आप सीखिए, एक नन्ही चींटी से आप सीखिए, जो एक दीवार पर 100 बार, हजारों बार चढ़ता है और गिरता है, हजारों बार चढ़ता है और गिरता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। उसके अंदर उसके अंदर दोस्तों मन का विश्वास, अगला है स्टेटमेंट, मन का विश्वास, रगों में साहस भरते जाता है। वो जितना बार ऊपर और नीचे होता है, जितना बार ऊपर से नीचे गिरता है, उसके मन का विश्वास और रगों में साहस भरते जाता है कि मैं अगला बार मैं चढ़ जाऊंगा। चढ़कर गिरता गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता, यानी चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता। उसको कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर इतना विश्वास होता है कि मैं अगली बार जरूर चढ़ जाऊंगा, मैं अगली बार जरूर चढ़ जाऊंगा। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है दोस्तों, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना मोटिवेशन समाप्त करता हूँ और चलिए सब्जेक्ट पर चलते हैं दोस्तों। आज का प्रथम सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन है, शुरुआत है मॉडल प्रश्न 4 है दोस्तों, जिसका आज का शुरुआत क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे देंगे, कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर को चुनना है दोस्तों। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है जान देते दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जो था नगरीय सभ्यता था। क्या था? नगरीय सभ्यता था। उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज में सबसे ज़्यादा कृषि का विकास हुआ था। ऋग्वैदिक समाज में, ऋग्वैदिक समाज में सबसे ज़्यादा चारागाह का विकास हुआ था और मध्यकाल में जमींदारी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप मिला लीजिएगा, मैं मिला दिया, आप देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में चारों वेदों में से एक वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है। तो किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद में। कौन सा? अथर्ववेद। कहा जाता है दोस्तों कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद के बारे में चलते हैं तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरुष सूक्त के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जब आर्युवेद में चलते हैं तो आर्युवेद का यज्ञ विधि विधान का प्रसिद्ध है। किसका विधान का? यज्ञ विधि विधान का प्रसिद्ध है। लेकिन अब अगर सामवेद में चलते हैं तो सामवेद संगीत का विषय है दोस्तों। किसका विषय है? संगीत का विषय है। इसमें
कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है दोस्तों, किसमें? गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, याद रखिएगा दोस्तों, अनेकांतवाद निम्नलिखित में किसका कोड एवं सिद्धांत एवं दर्शन है? तो याद रखिएगा, अनेकांतवाद जो है ये है जैन धर्म से संबंधित। किससे? जैन धर्म से संबंधित। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। कहा जाता है कि अनेकांतवाद को ही सप्तभंगी ज्ञान, किसको? अनेकांतवाद को ही सप्तभंगी ज्ञान, सप्तभंगी ज्ञान या स्यायावाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यायावाद, स्यायावाद इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्यायावाद कहते हैं। इसके अनुसार कहता है कि ज्ञान के 7 रूप होते हैं। किसके अनुसार? अनेकांतवाद या स्यायावाद या सप्तभंगी के अनुसार ज्ञान के कितने गुण होते हैं? 7 रूप होते हैं। ज्ञान के कितने रूप होते हैं? 7 रूप होते हैं। पहला है दोस्तों है। पहला क्या है? है। दूसरा है नहीं है, नहीं है। इसी तरह से तीसरा है और नहीं है। है हो गया, है नहीं, है ना, नहीं है, फिर है और नहीं है तीसरा। चौथा नंबर हो गया कहा नहीं जा सकता। क्या? चौथा नंबर कहा नहीं जा सकता। पांचवा नंबर है दोस्तों, पांचवा नंबर के है किंतु कहा नहीं जा सकता। चौथा नंबर है कहा नहीं जा सकता। पांचवा नंबर है किंतु कहा नहीं जा सकता। छठा नंबर में नहीं है और कहा जा सकता है। नहीं है, कहा जा सकता है। सातवां नंबर है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। यह जैन धर्म का मूल सिद्धांत है दोस्तों। क्या है? यह जैन धर्म का मूल सिद्धांत था। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक सही कलाक्रम नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है? तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सा एक सही कलाक्रम है, यानी सही को ढूंढ रहा है। कौन सा एक सही कलाक्रम है यानी सही है ना? तो याद रखिएगा, शंकराचार्य और रामानुज और चैतन्य। शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किए थे, अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे दोस्तों, इनका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। इनका उदय क्यों में हुआ था? 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ था शंकराचार्य का। 8वीं। इसके बाद दक्षिण भारत में रामानुज आए। कौन आए? रामानुज आए और भक्ति आंदोलन का उन्होंने एक शाखा का अद्वैतवाद का रूप दिया। रामानुज जो थे, भक्ति आंदोलन का एक शाखा के रूप में विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचलन किए। जबकि चैतन्य कब आए? इस 14वीं शताब्दी में आए। चैतन्य कब आए? 14वीं शताब्दी में आए। कहाँ? बंगाल के, कहाँ? बंगाल के क्षेत्रों में। बंगाल के क्षेत्रों में इनका जन्म हुआ है ना। ये 14वीं शताब्दी के संत थे जिन्हें गोसाई संघ बनाया था। कौन सा बनाया था? गोसाई संघ बनाया था। यही है दोस्तों सही। 4 नंबर। 5 नंबर से आते हैं क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कलाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कहता है उनके कला अनुसरण व्यवस्थित कीजिए। फतवा है जहाजदारी, फतवा है जहाजदारी होगा दोस्तों। पहले होगा कौन आया कलाक्रम से उसके अनुसार होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आप मिला लीजिएगा। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, 4 नंबर होगा। कौन होगा? 4 नंबर होगा। कहा जाता है कि फतवा ये जागीरी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, जो पृथ्वी राजरासु के चंद के लेखक। जियाउद्दीन बर्नी, सॉरी दोस्तों, फतवा ये जागीरी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। पृथ्वी राजरासु के लेखक चंद्र बरदावी किताब उल हिंद के रचना अल बरूनी किया था।
किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? की रचना अलबरूनी किया था। तथा तबकात ए नासरी के लेखक, इसमें देल है दोस्तों, तबकात ए नासरी मिनहास उस सिराज लिखा था। कौन लिखा था? मिनहास उस सिराज, जो उसने सुल्तान नासरुद्दीन समर्पित किया, नासरुद्दीन को समर्पित किया था। किसको? नासरुद्दीन। इनकी सही कलाम है दोस्तों, शुरुआत में होगा आपको, शुरुआत में किताबुल हिंद होगा, दूसरा में पृथ्वीराज रासो होगा, तीसरा में तबकात नासरी होगा, चौथा में फतवा ये जहांगीरी होगा। छठा नंबर दोस्तों, अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुआ था? तो अब्दुल फजल का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, शहजाद सलीम के कारण हुआ था। शहजाद सलीम के कारण था। क्यों हुआ था? सुनिए, कारण है कि अबू फजल की मृत्यु शहजाद सलीम के कारण हुआ था। अबू फजल का बड़ा भाई फैजी था। कौन था? अबू फजल का बड़ा भाई फैजी था, जो अकबर के दरबार में राजकवि के रूप में रहता था। किसके? राजकवि के रूप में आसीन यानी पद पर वो रहता था। ठीक है। 1602 में जब दक्षिण से आगरा जाते समय, कब? 1602 की बात है दोस्तों, जब दक्षिण से आगरा जाते समय वीर सिंह बुंदेला नाम सरदार ने, वीर सिंह बुंदेला नाम का एक सरदार था। कौन? वीर सिंह बुंदेला नाम का एक सरदार था, जो सलीम के कहने पर अबू फजल को क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। अबू फजल को क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाला शासक था जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। जहांगीर जो था तंबाकू के पर प्रतिबंध लगा दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर था, या मुगल वंश का संस्थापक बाबर था दोस्तों। औरंगजेब, जिसको इसका मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये औरंगजेब मुगल वंश का सबसे खतरनाक शासक था। ठीक है दोस्तों। मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। क्या कहा? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों को निर्यात को रोक दिया गया? माने किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो दासों को निर्यात को रोकने का काम 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। कहा जाता है कि 1789 में उस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस समय था। उन्होंने मैंने बंगाल से दास को व्यापार को प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ से अब दास नहीं जा सकता है। और 1764 में जब बक्सर युद्ध हुआ था, और 1858 में ब्रिटिश सामग्री की उद्घोषणा हुआ था। तो याद रखिएगा, 1764 में कुछ हुआ था बक्सर युद्ध, और 1858 में ब्रिटिश शासक अपना वो मैंने कहने का मतलब सामग्री अपने शासन का उद्घोषणा कर दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर का, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से कितना? याद रखिएगा दोस्तों, रिंग फेस नीति का संबंध जो है यह है वारेन हेस्टिंग्स से। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स। तो इस समय दोस्तों कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली रेलगाड़ी जो चला था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स का। लेकिन अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी, यानी इसी के समय में 1853 में सबसे पहले भारत में पहला रेलगाड़ी चला था। क्या चला था? भारत में पहला रेलगाड़ी चला था। लॉर्ड क्लाइव भी अच्छा गवर्नर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो हुआ था 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। कहा जाता है दोस्तों कि दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो पास हुआ था 1897 ईस्वी में, ये अधिनियम एक प्रकार का था। क्या था? एक प्रकार का अधिनियम था। 1856 में दोस्तों क्या हुआ था? 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम बना था। क्या बना था? विधवा पुनः विवाह अधिनियम बना था। विधवा पुनः विवाह कब बना था? 1856 में। 1881 की जो बात करते हैं दोस्तों, इस समय पहली बार कारखाना अधिनियम बना। 1881 में पहली बार क्या बना? कारखाना अधिनियम बना था।
याद रखिएगा। कारखाना अधिनियम कब बना? 1881 ईस्वी में। और बंगाल का जब विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 और 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो ये थे दोस्तों, ये थे लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट यानी PWD बना था। क्या बना था? PWD बना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने भारत में सिविल सेवा का जनक थे। कौन थे? सिविल सेवा का जनक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? सिविल सेवा का जनक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, CR दास ने लिखा। कौन लिखा? CR दास ने लिखा। इंडिया फॉर इंडियन दास के लेखक CR दास थे, जिसका नाम है चित्तरंजन दास। कहा जाता है चित्तरंजन दास के बारे में दोस्तों, चित्तरंजन दास एक महान स्वतंत्र सेनानी, राजनीतिक वकील, पत्रकार थे। कौन थे? राजनीतिक भी थे, वकील थे, पत्रकार भी थे। कौन? चित्तरंजन दास। उन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। पूछेगा आपको देश बंधु किसे कहते हो, तो चित्तरंजन दास। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। अलीपुर केस में भी अभियुक्त बचाव के पक्ष में अरविंद घोष के बचाव भी किया था दोस्तों। लेकिन चित्तरंजन दास क्या कहते, असहयोग आंदोलन जिस समय हुआ था उस समय अपनी वकालत को क्या कर दिए थे? छोड़ दिए थे। लेकिन उन्होंने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के 1923 ईस्वी में, कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के 1923 ईस्वी में क्या स्थापना किए थे? स्वराज दल का स्थापना किए थे। स्वराज दल का स्थापना किए थे चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। महात्मा गांधी उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? यानी महात्मा गांधी के एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो इनका था दोस्तों जोड्डा नांग। कौन था? जोड्डा नांग। यही आदिवासी नेता था, जोड्डा नांग। कौन थे? जोड्डा नांग थे। कहा जाता है कि जोड्डा नांग महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए थे। उनके विचारों में आकर के उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कुछ प्रकार का अपना भाग आजमाया था, अपने भाग नहीं, अपना कहने का मतलब अपना योगदान दिया थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? माने कौन है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन नगीना मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ये आगरा में स्थित है। कहाँ? नगीना मस्जिद आगरा में स्थित है। इसका निर्माण किया था शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। नगीना मस्जिद पूछेगा दोस्तों कि निर्माण किसने किया, तो शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे शिक्षा मंत्री बने थे। जतीन दास भूखे हड़ताल 14 दिन तक इन्होंने अपनी मांग को पूरा करने के लिए अपनी जान को बाजी लगा दिए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर दोस्तों, बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में।
कहा जाता है कि 1929 में अपने अधिवेशन किया था। कांग्रेस पहला अधिवेशन 1929 में किया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था दोस्तों, है ना। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो दल एक साथ मिल चुका था। अमृतसर, अमृतसर जो है दोस्तों, वहाँ पे सोने का एक मंदिर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रॉलेट टेक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? कहा जाता है कि रॉलेट टेक्ट आने का क्या प्रयोजन था? तो रॉलेट टेक्ट आने का प्रयोजन था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। क्या? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के संबंध में आया था दोस्तों। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन क्या किए थे? प्रारंभ किए थे। गांधी जी कब किए थे प्रारंभ? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के संबंध में इनमें से किसके साथ था? मुजफ्फरपुर कांड बम कांड जो 1908 था वह किसके साथ था? तो याद रखेगा, इसमें फफूल चौकी भाग लिए थे। कौन थे? फफूल चौकी भाग लिए थे। कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध फफूल चौकी से था दोस्तों। फफूल चौकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को, कितना? 30 अप्रैल 1908 को फफूल चौकी और खुदीराम बोस, कब? 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में एक जज था जिसका नाम था किंग्स फोर्ड की हत्या करने का मैंने हत्या करने का सोच ही रहते दोस्तों। क्या कर रहे थे? सोच ही रहते। लेकिन पुलिस से बचने के लिए फफूल चौकी ने स्वयं को गोली मार लिया। वो क्या कर दिया कि बम जो फेंक दिए थे, लेकिन बम नकली था। क्या था? नकली। लेकिन फफूल चौकी जो थे वो पुलिस से बचने के लिए, यानी उसका गोली से नहीं मरने के लिए इनका चांस था। वो सोचे कि उसका गोली से क्यों मरे, तो इन्होंने अपने ही गोली से क्या कर लिए, स्वयं को गोली मारकर हत्या कर ली। जबकि खुदीराम बोस को मुकदमा चला करके क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा जरूर। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था? इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? सनातन महासभा आदिवासी से संबंध थेवले ओरावा से है। कौन है? थेवले ओरावा का संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। तो याद रखिएगा दोस्तों, थेवले ओरावा का संबंध सनातन महासभा से था। सनातन माने धर्म से, सनातन महासभा से है। लेकिन यह हुआ था कहा जाता है कि छोटनागपुर के संथाल फरगना में आदिवासी लोग 1919 में आदि सभा का नाम परिवर्तन कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था। आदि सभा एक था, उसको नाम परिवर्तन करके आदि सभा था दोस्तों। याद रखिएगा, आदि सभा इसी को नाम खाली आदिवासी सभा कर दिया। क्या कर दिया? आदिवासी सभा कर दिया 1939 ईस्वी में। क्या कर दिया? 1939 ईस्वी में कर दिया। इसका सही उत्तर हो दोस्तों थेवले ओरावा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप में जुड़े थे। तो ये जो थे दोस्तों स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। किसान सभा का आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्षता की थी। किसका? अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता किए थे। सरदार पटेल, आप जानते होंगे सरदार पटेल, जिन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया? क्या? पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया। जबकि
आर के नारायण द्वारा जो लिखा गया था पुस्तक, किसके द्वारा? आर के नारायण द्वारा जो लिखा गया था, पुस्तक लिखी गई है पुस्तक द गाइड। क्या? पुस्तक द गाइड। क्या? पुस्तक द गाइड। लेकिन खुशवंत सिंह द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया है दोस्तों। उस पुस्तक का नाम है दिल्ली रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी। क्या? दिल्ली रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी। हिंदू भाद्रपद मास में जनजाति की कौन सी पूजा होती है? हिंदू 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 भाद्रपद मास में जनजाति की कौन सी पूजा होती है? तो कहने का मतलब है दोस्तों कि भादो जो होता है, हिंदी में जो महीना होता है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, तो भादो में मैंने हिंदू का कौन सा पर्व होता है? तो उसमें कर्मा एक पर्व है। कौन सा? कर्मा एक पर्व है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? संथालों में गांव को प्रधान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, संथालों में गांव के जो प्रधान होते हैं उसको मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन का शुरुआत हुआ था दोस्तों, ताना भगत आंदोलन का शुरुआत हुआ था वो अप्रैल 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? अप्रैल 1914 ईस्वी में। कहा जाता है कि भगत मूलतः ओरावा गांव के जनजातीय समुदाय के लोग थे। क्या थे? भगत जो थे, ताना भगत जो थे, ओरावा समुदाय से संबंधित रखते थे, लेकिन गांधी जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे दोस्तों। कौन? ताना भगत। किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? 1857 के विद्रोह में किसने सक्रिय भाग लिया था? तो 1857 के विद्रोह में दोस्तों जो भाग लिए थे, नाना साहब कानपुर से भाग लिए थे। नाना साहब कानपुर से भाग लिए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग लिए थे। मौलवी अब्दुल्ला ये भाग लिए थे दोस्तों। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिए थे? तो नाना साहब कानपुर से लिए थे दोस्तों। बेगम हजरत महल लखनऊ से लिए थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजापुर से लिए थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजापुर से लिए थे। लेकिन दिल्ली के आसपास से बहादुर शाह जफर लिए थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर लिए थे। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। कहा जाता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्र संग्राम आंदोलन की नींव रखने वाली जीतन महल भी शामिल था। कौन था? जीनत महल भी शामिल थी। जब देश में अंग्रेजों का हुकूमत हासिल करने के लिए उग्र थे, देश में अंग्रेजी हुकूमत को हासिल करने के लिए उग्र थे, तो बेगम जीनत महल ने अपने पति बहादुर शाह जफर को लड़कारा था। माने बहादुर शाह जफर का पत्नी कौन था? जीनत महल। वो अपने पति को भी लड़कार दिया था कि गजला गाकर दिल बहलाने का नहीं है, यह समय गजला गाकर दिल बहलाने का नहीं है। कानपुर से दोस्तों नाना साहब आए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से आए थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से आए थे। और दिल्ली से आए थे दोस्तों, ये दिल्ली से आए थे बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम एक ऐसी कार दी गई है जिसे सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? मैंने कौन सा अधिनियम को कहा गया था? अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था। क्या था? इंजन नहीं था। तो वो है अधिनियम है दोस्तों 1935 का अधिनियम। क्या था? 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम है दोस्तों, प्रांतीय पर दैश शासन को समाप्त करके केंद्र पर दैश शासन प्रणाली स्थापित करना। यानी प्रांत व्यवस्था पर दैश शासन व्यवस्था को समाप्त कर देना और केंद्र पर दैश शासन व्यवस्था को प्रणाली को स्थापना करना। इसी अधिनियम को उन्होंने कहे थे कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नडेला है। कौन है? सत्या नडेला, जो अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। किस शासक को ग्रांड ट्रैंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी को कहा जाता है। हाँ, शेरशाह सूरी को कहा जाता है। बाबर का जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर भाग लेते नहीं, यहीं से शुरुआत हुआ था। जहांगीर के समय सबसे ज़्यादा चित्रकला का प्रभाव हुआ था दोस्तों। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी कहा जाता है। अल बरूनी जो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, मुस्लिम विद्वान था दोस्तों। इनकी प्रसिद्ध रचना में है दोस्तों तारिख अल हिंद। तारिख अल हिंद कहा जाता है अल बरूनी के बारे में दोस्तों, क्या एक महान कला प्रेमी भी था, लेखक भी था, गणितज्ञ था, ज्योतिषी भी था और विज्ञानवादी भी था। इन्होंने निम्नलिखित में युगों में गलत युगों को पहचानिए। मैंने कौन सा गलत है? तो देखिए दोस्तों, सुहरवादी सिंध ये सही है दोस्तों। औलिया मध्य प्रदेश, तो औलिया कौन सा गलत युग को पहचाने? तो सही तो है, औलिया मध्य प्रदेश नहीं होगा दोस्तों, औलिया मध्य प्रदेश नहीं होगा। फिरदौसी बिहार का था। चिश्ती दिल्ली और दोआब का था। चिश्ती दिल्ली और दोआब का था। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, औलिया मध्य प्रदेश के नहीं है, यही सही, यही गलती हुआ। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवारी प्रथा लागू की गई थी। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवारी प्रथा लागू की गई थी। तो रैयतवारी प्रथा लागू किया गया था दोस्तों बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ? बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश व्यवस्था लागू किया गया था। कहाँ? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के बारामहल जिले में 1792 ईस्वी में मुनरो ने लागू किया था। कौन किया था? मुनरो ने 1792 ईस्वी में लागू किया था। जबकि 1822 ईस्वी में एलिफिस्टन ने बम्बई में रैयत प्रथा लागू किया था। 1822 में कहाँ किया था? एलिफिस्टन ने बम्बई में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था दोस्तों, ये मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता हुआ था। ये सही है दोस्तों। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 अधिवेशन है समझौता में संपन्न हुआ। तो ये भी सही है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कॉफी उत्पादन क्षेत्र में कर्नाटक में क्षेत्र जो नहीं है दोस्तों, ये है पुलिनेज। कौन है? नहीं है, पुलिनेज नहीं है। चिकमंगलुरु उसको वहाँ का जिला है। बाबा बुदनगिरी यहाँ है दोस्तों। कुर्ग वहाँ का जिला है दोस्तों। ये है, पुलिनेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। भौगोलिक क्षेत्रों में दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक शीर्ष देशों से, तो भौगोलिक शीर्ष देशों से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, ये है लेह। कौन सा? लेह। कौन सा? लेह है। कहा जाता है कि 31 अक्टूबर 2019 से लेह भारत का सबसे बड़ा जिला बना। कब? 31 अक्टूबर 2019 से भारत सबसे बड़ा लेह जिला बना। लेकिन कुछ भाग इसका क्या है? चीन अभी कब्जा कर चुका है दोस्तों। लेकिन कुछ जिला गुजरात
के साथ दूसरे साथ के खिसक गया, मैंने कुछ कुछ है जो गुजरात के साथ क्या है वह खिसक गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, माने सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। अगर केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो अंडमान निकोबार में है दोस्तों, लेकिन महाराष्ट्र में है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में लगभग 40 वन्य जीव अभयारण्य है। कितने? 40 वन्य जीव अभयारण्य है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ है 96 वन्य जीव अभयारण्य का। कितना? 96 वन्य जीव अभयारण्य। करा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को ढूंढिए। सही उत्तर को ढूंढना है तो मिलान करना है दोस्तों। साला झील, बडखल झील, लोकटक झील और काली बेली झील। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लोकटक झील जो है मणिपुर में, कहाँ? मणिपुर में है। तो यानी सी का 3 है। सी का 3 दो आ गया दोस्तों। सी का 3 2 आ गया। अब इसको निकालना है। साला झील, साला झील पड़ता है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यानी ए का 1 है, तो ए का 1 है, तो ये ए है। फिर हुआ बडखल झील, बडखल झील होता है इसको पड़ता है दोस्तों फरीदाबाद यानी हरियाणा में पड़ता है, तो सही है दोस्तों। काली बेली झील, काली बेली झील पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। यानी ए के 1 होगा, बी का 2 होगा, सी की 3 होगा, डी के 4 होगा। याद रखिएगा। साला झील कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, सही है दोस्तों। बडखल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर, कालीबेला झील तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमाद्री। कौन है? हिमाद्री। हिमाद्री जो है भारत का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। आरावली है दोस्तों, ये प्राचीनतम है। क्या है? प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। पश्चिम घाट और विंध्याचल पर्वत। तो आरावली है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाद्री। मिलान कौन सा सही मिलान नहीं है? क्या है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? अब नहीं का करना है। तो इसमें देख लीजिए, तांबा लोहा मैग्नीज बॉक्साइट है ना, तांबा लोहा मैग्नीज बॉक्साइट, तांबा लोहा मैग्नीज बॉक्साइट। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोहा जो है दोस्तों बेल्लारी में स्थित है। कहाँ? लोहा बेल्लारी में स्थित है। मैग्नीज, मैग्नीज जो दोस्तों भीलवाड़ा यानी, हाँ भीलवाड़ा में स्थित है। हाँ भीलवाड़ा में स्थित है। बॉक्साइट कटनी में स्थित है और तांबा चित्रदुर्ग में स्थित है। यानी आपको सब सही नहीं होगा दोस्तों। तांबा जो है चित्रदुर्ग में सही है, मैग्नीज भीलवाड़ा में सही है, ठीक है। लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 हो जाएगा। लेकिन कर्नाटक में भी तो है दोस्तों, ये भी तो है, फंसा दिया क्वेश्चन। लौ भी तो बेल्लारी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ई नंबर। कौन हो जाएगा? ई नंबर सही उत्तर हो जाएगा। कश्मीर घाटी स्थित है। का कश्मीर घाटी स्थित है, तो यह है पीर पंजाल हिमाद्री श्रेणी के मध्य में। कहाँ? पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य में। कहा था कि कश्मीर पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में दोस्तों पीर पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। कहाँ? पीर पंजाल श्रेणी जो है मध्य हिमालय में स्थित है। महान हिमालय को ही हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है, यानी महान हिमालय को ही हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLID किसके द्वारा विकसित किया गया?
PQLID किसके द्वारा विकसित किया? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLID किसके द्वारा विकसित किया? मोरिस डी मोरिस के द्वारा। किसके द्वारा? मोरिस डी मोरिस के द्वारा। मोरिस डी मोरिस के द्वारा विकसित किया गया दोस्तों। कहा जाता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जॉन, इसका सर्वप्रथम मैंने कौन किया था? जॉन टिनबर्जन ने किया था 1976 में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को सबसे पहले किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरिस मोरिस। लेकिन इसका जो विश्लेषण है दोस्तों, सबसे पहले कौन कहा था? तो जॉन टिनबर्जन ने 1976 में कहा था। कौन? जॉन टिनबर्जन। याद रखिएगा दोस्तों, जॉन टिनबर्जन 1976 में कहा था। लेकिन इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय किसको कहा जाता है? मोरिस डी मोरिस को कहा जाता है। इसके अंदर 3 घटक है दोस्तों। जन्म के समय प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर हुआ, तथा साक्षरता। 3 हो गए ना। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर तथा साक्षरता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा मृदा प्रारूप लौह अतिरिक्त होने के कारण बंजर होती जा रही है? मैंने कौन सा मृदा सबसे ज़्यादा प्रारूप होने के कारण जमीन जो है बंजर होती जा रही है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लैटेराइट है। कहा जाता है कि लैटेराइट मृदा ही लौ ऑक्साइड पाया जाता है। लैटेराइट मृदा में कौन सा पाया जाता है? लौ ऑक्साइड पाया जाता है। जो लैटेराइट मृदा आंतरिक होने के कारण यह बंजर होते हुए जा रहा है, कर देता है। यमुना नदी निम्नलिखित में सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। किसे? पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्था करना है। तो इसको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्था करना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम में पहले चंबल हो, उस चंबल के बाद पड़ता है सिंध, और सिंध के बाद पड़ता है केन, और उसके बाद पड़ता है बेतवा। यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसको कजाकिस्तान में याद रखिएगा। कजाकिस्तान जो कारागंडा उत्पादक क्षेत्र है, कजाकिस्तान में लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र कारागंडा है दोस्तों। यूक्रेन में पड़ता है किग्रोबोई राग, यूक्रेन में किग्रोबोई राग पड़ता है दोस्तों। अगला है फ्रांस, तो फ्रांस में पड़ता है नॉर्मंडी, तो नॉर्मंडी फ्रांस में पड़ता है। जर्मनी है दोस्तों, तो जर्मनी में पायरेनीज पड़ता है। जर्मनी में क्या पड़ता है? पायरेनीज पड़ता है। तो यानी यही गलत है दोस्तों, ये हो जाएगा जर्मनी। इसका अगर सही उत्तर हो जाएगा ये जर्मनी नॉर्मंडी, यानी फ्रांस में पड़ता है नॉर्मंडी। फ्रांस में क्या पड़ता है? नॉर्मंडी। या जर्मनी में पायरेनीज पड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा C नंबर। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो याद रखिए दोस्तों, खट्टे फलों को जो विकास जब भी करेगा तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। कहाँ? भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई जो है दोस्तों, ये पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई है 4480 फुट है। कितना? 4480 फुट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा चीन का सीमावर्ती नहीं है? चीन का सीमावर्ती नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चीन का जो सीमावर्ती नहीं है बुल्गारिया नहीं है। कौन नहीं है? बुल्गारिया नहीं है।
रूस सीमावर्ती है, मंगोलिया सीमावर्ती है, पाकिस्तान सीमावर्ती है दोस्तों। कहा जाता है कि 1 अक्टूबर 1949 को जनतावादी गणतंत्र चीन की स्थापना हुआ था। 1949 को चीन का स्थापना होता है, 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। कहा जाता है कि यह जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? प्रथम है। जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रथम स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है? तीसरा स्थान रखता है दोस्तों। कहा जाता है कि एशिया के पूर्वी भाग में चीन की सीमा पर स्थित, एशिया के पूर्वी भाग में 14 देश स्थित है। कितना देश? 14 देश। एशिया के पूर्वी भाग में चीन की जो सीमा से लगता है कितना देश? 14 देश लगता है। उसमें है उत्तर कोरिया, मंगोलिया, किर्गिस्तान, किर्गिजिया, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांगो स्थित है दोस्तों, अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका में स्थित है। कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका पुराना नाम था दोस्तों जायरे। क्या था? जायरे। इसका जो सीमा बनाता है दोस्तों, रिपब्लिक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सूडान सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। कौन सा ब्रिक का सदस्य नहीं है? ब्रिक का सदस्य नहीं है तो याद रखिएगा, रूस है ब्रिक्स का सदस्य। बी से हो गया भारत, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ। यानी रूस है, चीन है, भारत है, भूटान नहीं है। इसका उद्देश्य गरीबी को मिटाओ, लोगों को एकजुटता करो। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इसमें भूटान का सदस्यता नहीं है दोस्तों। गद्दार पतन किस देश में स्थित है? गद्दार कौन है दोस्तों? गद्दार पतन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान गद्दार है, इसलिए वहाँ का ग्वाद्दार पतन है। ग्वाद्दार पतन किस देश में? पाकिस्तान में है, जो चीन के सहायता से बनाया गया। किसके सहायता से? चीन के सहायता से बनाया गया। कहा जाता है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कौन सा राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है दोस्तों? याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार यानी झारखंड। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स IST ग्रीनविच टाइम मीन GMT से कितना समय का अंतर होता है? तो 5.5 घंटा का अंतर होता है। इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या पाया जाता है? तो अनुसूचित जनजाति का संख्या दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। पूरब का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों, लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा उर्वरक नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। किसका? नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। नाइट्रोजन जो होता है वनस्पति को वृद्धि को सहायक करता है तथा हरे रंग को ये क्या करता है? बढ़ाता है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थेरियम भंडार है? तो याद रखिएगा, केरल में है। केरल में थेरियम भंडार जो मोनोजाइट बालू के निक्षेप में मिलता है। थेरियम का भंडार है जो मोनोजाइट किसका? थेरियम का। तो मोनोजाइट बालू के निक्षेप में सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये पुष्कर मेला। कौन सा? पुष्कर मेला, जो अक्टूबर नवंबर में माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर नवंबर माह में मनाया जाता है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है?
तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850 मीटर। ASL 8,850 मीटर है ना, ASL है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, लास्ट तक जरूर है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो औंज जनजाति के लोग हैं दोस्तों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। कहाँ? अंडमान निकोबार, याद रखिएगा, औंज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। जहाँ भी कहा जारवा भी जनजाति मिलेगा दोस्तों, सेंटिनली जनजाति मिलेगा, सोम्पेन जनजाति मिलेगा, जारवा, सेंटिनली, सोम्पेन जनजाति सब मिलेगा दोस्तों। खनिज को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर को ढूंढिए। तो देखते हैं कौन कौन है। कोयला जो दोस्तों ये मिलता है गिरिडीह में। कहाँ मिलता है? गिरिडीह में। कहाँ? गिरिडीह में मिलता है। तांबा के लिए धारवाड़ प्रसिद्ध है। तांबा के लिए कहाँ? धारवाड़। मैग्नीज के लिए दोस्तों अलवर नहीं है, मैग्नीज के लिए अलवर नहीं है। भूरा कोयला जो है बाप रे, पढ़ा जाइए ना, आगे निकलते चल जाइए, देखा ही है ये ना, थक जाए यार बोलते बोलते लास्ट लेंगे तो फिर कैसे कर। निम्नलिखित में किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक हो सकती है? तो समान विधेयक पर। किस पर? समान विधेयक पर। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में बने थे। किसमें? 108 में बने थे। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आयोजित कराया जाता है दोस्तों। क्या कराया जाता? आयोजित कराया जाता है। जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उस पर पारित करने में दोनों सदनों का मतभेद होता, जब दोनों सदनों का मतभेद हो तब ये विधेयक लागू किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किन कानून से प्राप्त होता है? किसमें? किन कानून से प्राप्त होता है? तो देखिए, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और शत्रु संपत्ति अधिनियम प्रॉपर्टी 1968। एक है एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। तो याद रखिएगा दोस्तों, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 में लागू किया गया था और एक था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू किया था। यानी इसका सही उत्तर 2 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। कहा जाता है दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा असाधारण शक्तियों को विधि अधिकार को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के 2005 के तहत और एक अधिनियम था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ था। इसके तहत कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया था। ये दोनों एक्ट के तहत क्या कर दिया था? महामारी घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। देश में बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1857 को लागू करने का फैसला कर दिया था।
यानी 1857 का जो अधिनियम बना था वो अधिनियम 2020 में लागू करने का फैसला कर लिया था। निम्नलिखित में कौन सा सुशासन विशेषता नहीं है? तो सुशासन का विशेषता नहीं है, यह है दोस्तों लाल फीताशाही, पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का नियम है ये। अगला क्वेश्चन है तो मिथकों और कहावतों के रूप में, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो यह हर्बर्ट साइमन ने किया था। काम हर्बर्ट साइमन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों NAFTA के सदस्य हैं, NAFTA के सदस्य हैं तो USA, कनाडा और मैक्सिको है, USA, कनाडा और मैक्सिको है, USA, कनाडा और मैक्सिको है। उत्तरी अमेरिका का मुक्त व्यापार समझौते NAFTA है दोस्तों, उत्तर अमेरिका का मुक्त व्यापार समझौता NAFTA है, जिसमें कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता पर उत्तर अमेरिका का व्यापार गुट स्थापित किया गया, जिसको 1994 में लागू किया गया था। कब लागू हुआ था? NAFTA 1994 में लागू हुआ था। राज हर जगह या अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? राज हर जगह या अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक कल्याणकारी राज्य का ही उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का ही व्याख्या करता है। यूनेस्को के तत्वाधान से यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक कोपेनहेगन विश्व शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन में किया गया था। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध है दोस्तों पोलो से है। किससे? पोलो से है। किससे? पोलो से है। पोलो का संबंधित राष्ट्रीय कप है दोस्तों, जैसे एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह है जो है, राधा कप, राधा मोहन कप, कौन सा? राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। हिंद महासागर तटीय क्षेत्र के सहयोग संगठन हिमतच्छ के चार्टर पर हस्ताक्षर होता है। मैंने हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में जो सहयोग संगठन हुआ था, जिसका नाम था हिमतेच्छ के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो हस्ताक्षर हुआ था मार्च 1997 में। कब हुआ था? मार्च 1997 में। कहा जाता है कि हिमतेच्छ जो हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में राष्ट्र गुटों के बीच पारस्परिक संबंधों को बचाने के लिए हुआ था, यानी पारस्परिक संबंधों जुड़ करके है ना व्यापार को आगे बढ़ाने का काम मैंने कर रहे थे। जैसे 5 मार्च 1997 को मॉरिशस में पोर्ट लुई में राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुए थे। कहाँ? मॉरिशस के पोर्ट लुई में विदेश मंत्रियों का क्या हुआ था? बैठक हुआ था। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, विकलांगों के लिए कौन सा ओलंपिक जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विकलांगों के लिए ओलंपिक जो जाना जाता है एबी के रूप में जाना जाता है। एबी विकलांग का खिलाड़ी जो ओलंपिक खेला, एबी याद रखिएगा। साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो साहित्य अकादमी भारत का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कब? नई दिल्ली में तो स्थित है। इसका मुख्यालय रविंद्र भवन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय को रविंद्र भवन के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 12 मार्च 1954 में। 12 मार्च 1954 में। आसियाना इसके लिए है,
तो आसियाना का फुल फॉर्म है दोस्तों, आसियाना के 10 देशों का समूह है। किसका? 10 देशों का समूह है, जिसमें इसका पूरा नाम जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन ये है इसका दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगला क्वेश्चन है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन सी प्रतिवेदन भारत में सुशासन की बाधा को पहचान की है? सुशासन की बाधाओं की पहचान की है, तो है दोस्तों इसका सही उत्तर है नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति का गठन होती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति का गठन होता है? तो जिला योजना समिति का गठन होता है दोस्तों, ये होता है 243 का जेडी, 243 का जेडी। इसमें कहा जाता है कि जिला स्तर पर पंचायत और नगर पालिका द्वारा तैयार की जाती है। जिला स्तर पर पंचायत और नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजना का संपूर्ण विश्लेषण है। कहा जाता है कि संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने का तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि जोरा को सम्मिलित कीजिए दोस्तों, जोरा बनाइए।